तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं यूटोंग नाम का एक बंदा आसमान से आकर जमीन पर गिरता है। यूटोंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गया है। तभी उसके सर पर उसका गेम कंट्रोलर गिरता है और उसे याद आता है कि वो पिछले 90 घंटों से लगातार गेम खेल रहा था। तभी अचानक से उसके कंप्यूटर में से इलेक्ट्रिसिटी निकली और वो यहाँ आ गया। यूटोंग ये सब सोच ही रहा होता है, इतने में वहाँ एक जिन टाइप का बंदा आ जाता है जो अपना नाम गोल्डन सिस्टम बताता है और बताता है वो इस दुनिया में आने वाले हर इंसान की मदद करता है। गोल्डन सिस्टम सबसे पहले यूटोंग से पूछता है क्या उसके पास बहुत सारा पैसा या गोल्ड या स्टॉक्स है, पर यूटोंग बताता है उसके पास एक पैसा तक नहीं है। ये सुनकर गोल्डन सिस्टम थोड़ा दुखी हो जाता है क्योंकि यूटोंग भी बाकियों की तरह गरीब है और गोल्डन सिस्टम यूटोंग को अपनी एक स्कीम बेचना चाहता है। अब गोल्डन सिस्टम यूटोंग को बताता है वो लोन ले सकता है जिससे वो काफी सारी स्किल्स खरीद सकता है और काफी आराम से यहाँ रह सकता है। यूटोंग समझ जाता है कि वो गेम की दुनिया में आ चुका है, इसलिए वो स्किल्स लेने के लिए मान जाता है और काफी बड़ा लोन ले लेता है जिससे उसे बहुत सारी स्किल्स मिल जाती है। यूटोंग कहने लगता है अब वो इस दुनिया में बहुत सारी कल्टीवेशन करेगा जिससे वो यहाँ का इमोर्टल गॉड बन जाएगा। तभी वहाँ एक मशीन आती है जो सभी को उनकी स्पिरिट रूट के बारे में बताती है। जब यूटोंग अपनी स्पिरिट रूट चेक करता है उसकी कोई स्पिरिट रूट मिलती ही नहीं, जिसका मतलब यूटोंग के अंदर कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है और वो कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता। गोल्डन सिस्टम ने यूटोंग को अपना लोन बेच दिया था तो वो जल्दी से यूटोंग को एक विलेज के सामने छोड़कर भाग जाता है। अब हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ यूटोंग समझ चुका था कि वो कल्टीवेटर तो नहीं बन सकता, इसलिए वो बुक्स बेचना शुरू कर देता है और एक नॉर्मल सी जिंदगी जीने लगता है। यूटोंग ने एक लड़की को भी काम पर रख लिया था जो उसकी ठीक ठाक मदद कर देती है। तभी 2 सिस्टर्स यूटोंग की बुक शॉप पर बुक्स देखने लगती है। तुरंत ही यूटोंग भी वहां आ जाता है और काफी होशियारी से अपनी बुक्स की तारीफ करने लगता है कि ये बेस्ट मार्शल आर्ट बुक है, पर बड़ी वाली सिस्टर समझ जाती है कि ये बुक्स उनके किसी काम की नहीं हैं। इसलिए यूटोंग छोटी वाली सिस्टर लुओ ली को समझाने लगता है कि उसे ये बुक ले लेनी चाहिए, उसके ये बहुत काम आएगी। पर लुओ ली की सिस्टर कहती है कि वो कल्टीवेशन करते हैं तो उनके मार्शल आर्ट की बुक कैसे काम आ सकती है। पर यूटोंग अब भी हार नहीं मान रहा था और लगातार कहने लगता है ये बुक उसे ले लेनी चाहिए और ये सिर्फ 10 सिल्वर कॉइन्स की है। पर लुओ ली की सिस्टर मान नहीं रही थी, इसलिए लुओ ली को गुस्सा आ जाता है और वो ट्रांसफॉर्म होकर काफी बड़ी हो जाती है। ये देखकर यूटोंग भी हैरान हो जाता है। फिर लुओ ली की सिस्टर बुक दिलाने के लिए मान जाती है और यूटोंग की 10 की जगह सिर्फ 1 सिल्वर कॉइन देती है और वहां से जाने लगती है। यूटोंग पीछे से चिल्लाता रह जाता है कि ये उसने सही नहीं किया। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों सिस्टर्स अपने सेक की तरफ जा रही होती है, लेकिन बड़ी सिस्टर काफी परेशान थी क्योंकि वो काफी टाइम से ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रही थी और एक ही लेवल पर फंसी हुई थी। वहीं लुओ ली तो बुक देखकर खुश हुए जा रही थी और वो अपनी सिस्टर को भी बुक देखने की कहती है। लुओ ली की सिस्टर जैसे ही बुक हाथ में लेती है उसे फील हो जाता है कि ये कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं है और उस बुक की हर एक ड्राइंग काफी स्पेशल थी। तभी उस बुक से काफी तेज एनर्जी निकलती है। अब हम किंग शैन सेक्ट के डिसिपल्स को देखते हैं जो एक डीमन वॉल्फ किंग से फाइट कर रहे होते हैं। तभी उनका मास्टर भी वहां आ जाता है और डीमन वॉल्फ पर फाइनल अटैक करता है जिससे डीमन वॉल्फ वही मर जाता है। डीमन वॉल्फ के मरने से लेवल 7 बीस्ट कोर निकलता है, लेकिन तभी शुआनवू नाम का एक बंदा वहां आ जाता है और वो उस लेवल 7 बीस्ट कोर को ले लेता है। मास्टर लू तुरंत शुआनवू पर अटैक करते हैं, लेकिन शुआनवू काफी स्ट्रांग था और वो मास्टर लू से एक लेवल ऊपर था। मास्टर लू मार्शल मास्टर लेवल पर थे और शुआनवू मार्शल किंग के लेवल पर पहुंच चुका था। अब शुआनवू मास्टर लू को 7 दिन बाद फाइट के लिए चैलेंज करता है और कहता है उस फाइट में वो किंग शैन सेक्ट को खत्म कर देगा। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां मास्टर लू परेशान हो रहे थे कि वो शुआनवू को कैसे हराएंगे क्योंकि वो उनसे काफी स्ट्रांग है और मास्टर लू ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे।
तभी वहाँ लुओ आ जाती है और मास्टर को यू तोंग की बुक के बारे में बताने की कोशिश करती है, पर मास्टर लू को शुआनवू के साथ फाइट की तैयारी करनी थी, इसलिए वो लुओ की एक बात नहीं सुन रहे थे। तो मजबूरन लुओ को ब्रेक थ्रू से मिली पावर मास्टर लू को दिखानी पड़ती है और वो भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि लुओ ने कब ब्रेक थ्रू किया। अब लुओ बताती है कि इस बुक की मदद से उसने ब्रेक थ्रू किया, तो मास्टर लू भी उस बुक को देखने लगते हैं और उन्हें भी उस बुक से काफी सारी एनर्जी महसूस होती है और वो अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। उस जगह मास्टर लू को बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है, पर आखिर में वो भी ब्रेक थ्रू कर लेते हैं और ये देखकर पूरा सेट काफी खुश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम यू तोंग को देखते हैं जो काफी खुश था क्योंकि एक बंदा उसकी बुक खरीदने के लिए मान गया था, इसलिए वो बहुत अच्छा खाना खा पा रहा था। तभी हम एक डॉग को देखते हैं जो एक शॉप से चिकन चुराकर भाग रहा था, लेकिन वो कोई आम डॉग नहीं था। वो पहले हेवन वॉल्फ ट्राइब का मेंबर था, लेकिन उसके अपने लोगों ने उसके साथ धोखा किया और उसकी सारी कल्टीवेशन लॉक कर दी और उसे अकेला छोड़ दिया, इसलिए उसे ऐसे खाना चुराते हुए भागना पड़ रहा है। वो वॉल्फ भागते हुए यू तोंग तक पहुंच जाता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर यू तोंग वॉल्फ को हवा में ही पकड़ लेता है। लेकिन इस चीज से गुस्सा होकर वॉल्फ फिर यू तोंग पर अटैक करता है और इस बार भी यू तोंग को कुछ नहीं होता, लेकिन इस बार यू तोंग का खाना गिर जाता है, जिससे वो काफी गुस्से में आ जाता है और वो वॉल्फ पर चिल्लाने लगता है। यू तोंग को गुस्से में देखकर वॉल्फ इतना डर जाता है कि वो बेहोश हो जाता है। तभी हम मास्टर लू को देखते हैं जो लुओ से कहते हैं उन्हें जल्दी से उस इंसान के पास चलना होगा जिसने ये बुक बनाई है। लुओ पूछती है अब तो मास्टर मार्शल किंग पर आ चुके हैं, तो उन्हें फाइट की तैयारी नहीं करनी चाहिए। मास्टर लू बताते हैं शुआनवू से जीतने के लिए मार्शल किंग लेवल भी काफी नहीं है। अब मास्टर लू और लुओ दोनों यू तोंग के घर पहुंच जाते हैं और अंदर जाकर उन्हें कुछ काफी कमाल की चीजें दिखती है जो उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। ये सब देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी यू तोंग की डिसिपल वहां आ जाती है और उन्हें बताती है कि उसके मास्टर बाहर गए हैं और वो थोड़ी देर बाद आएंगे। कुछ देर बाद यू तोंग वापस आता है और मास्टर लू अपनी असली पहचान नहीं बताते और खुद को लुओ का फादर बताते हैं और बताते हैं कि वो यहाँ बुक के बाकी पैसे देने आए हैं। उन दोनों को यू तोंग के बैग से काफी स्ट्रॉन्ग डेमोनिक पावर महसूस हो रही थी। ये देखकर दोनों काफी डर जाते हैं। असल में वो पावर वॉल्फ से आ रही थी। यू तोंग काफी खुश था, तो वो मास्टर लू और लुओ को रुककर खाना खाकर जाने की कहता है। मास्टर लू और लुओ वहां पहुंच जाते हैं जहां यू तोंग खाना बना रहा था, पर जैसे ही यू तोंग उस रूम से बाहर जाता है वॉल्फ बाहर आ जाता है और उसे देखकर मास्टर लू और लुओ काफी डर जाते हैं क्योंकि वो एक डेमोनिक वॉल्फ है, इसलिए वो पीछे हट जाते हैं। पर तभी वहां यू तोंग आ जाता है और कहता है उन्हें एक डॉग से डरने की जरूरत नहीं, वैसे भी आज वो उसे डिनर में बनाने वाले हैं। ये सुनकर लुओ मास्टर लू से कहने लगती है अगर वो एक डेमोनिक वॉल्फ को खाएंगे तो डीमन वॉल्फ क्लैन उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी और उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। पर यू तोंग तो आज डिनर में वॉल्फ को ही बनाने वाला था। पर तभी यू तोंग की डिसिपल वहां आ जाती है और उसे वो वॉल्फ काफी प्यारा लगता है, इसलिए वो उसे मारने से मना कर देती है। पर यू तोंग कहता है कि उसने पहले ही अपने गेस्ट से डॉग मीट का वादा कर दिया है। तभी मास्टर लू और लुओ कहते हैं उन्हें डॉग मीट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो यू तोंग भी मान जाता है कि वो उस डॉग को अपने साथ रख सकते हैं। अब मास्टर लू लुओ से कहते हैं ये जगह बाकी दुनिया से काफी ज्यादा अलग है, यहाँ की हर चीज काफी अलग है। फिर वो यू तोंग के हाथ वाले नाइफ की तरफ इशारा करते हैं और बताते हैं उस नाइफ से 7 अलग लाइट निकल रही है। इसका मतलब जरूर वो एक डिवाइन होली वेपन है और इतने स्ट्रॉन्ग वेपन से यू तोंग खाना बनाते हैं। फिर मास्टर लू लुओ को बताते हैं अगर उनके पास वो वेपन होगा तो वो आसानी से शुआनवू को हरा सकते हैं। ये सुनकर लुओ तुरंत यू तोंग के सामने पहुंच जाती है और उससे उसका नाइफ उधार मांगती है। तभी मास्टर लू भी वहां आ जाते हैं और लुओ को माफ करने की कहने लगते हैं, पर यू तोंग तो उन्हें काफी प्यार से वो नाइफ दे देता है।
वो दोनों नाइफ पाकर काफी खुश होते हैं। फिर यू टोंग उन्हें साथ डिनर करने की कहता है, पर वो दोनों नाइफ मिलने से ही काफी खुश थे, इसलिए अब साथ डिनर करके यू टोंग को और परेशान नहीं करना चाहते थे। अब मास्टर लू और लुओ दोनों चले जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर लू अपने सेट पहुंच जाते हैं और सभी सीनियर डिसिपल्स को बताते हैं कि उनके पास एक डिवाइन वेपन आ चुका है जो एक डिवाइन पर्सन ने उन्हें दिया है। मास्टर लू उस डिवाइन वेपन को उनके सेट के एक स्टोन पर टेस्ट करने वाले हैं। अगर वो डिवाइन वेपन उस स्टोन को तोड़ देता है तो मास्टर लू का शुआनवू के साथ फाइट जीतने का चांस होगा। इसलिए मास्टर लू अपने डिसिपल्स के सामने कसम खाते हैं कि वो अपनी पूरी पावर से फाइट करेंगे, क्योंकि अगर वो हारे तो उनका सेक्ट भी खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि इस फाइट में वो अपने सेक्ट के सीक्रेट ट्रेजर का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। ये सुनकर सभी डिसिपल्स हैरान हो जाते हैं। अब मास्टर लू डिवाइन वेपन को स्टोन पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे और वो अपनी पूरी पावर से स्टोन पर अटैक करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। ये देखकर मास्टर लू काफी परेशान हो जाते हैं और स्टोन पर बार बार मारने लगते हैं। मास्टर लू को लगने लगता है उन्होंने कुछ अलग समझ लिया, पर तभी उस स्टोन में काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और उस स्टोन के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं और वो ब्लास्ट इतना बड़ा था कि डिसिपल्स तो उड़ जाते हैं। ये देखकर मास्टर लू भी काफी हैरान थे और सभी डिसिपल्स भी हैरान थे, क्योंकि उस स्टोन को ऐसे इतने टुकड़ों में तोड़ना आसान काम नहीं है। दूसरी तरफ यू टोंग बहुत सारे टेलीस्कोप बना रहा था, क्योंकि उसे पता चला है परसों दो मास्टर फाइट करने वाले हैं, तो लोग दूर से उनकी फाइट देखेंगे और फाइट अच्छे से देखने के लिए उन्हें टेलीस्कोप्स चाहिए होंगे और उसी टाइम यू टोंग वहाँ टेलीस्कोप को सेल करेगा। इसके बाद फाइट वाला दिन आ जाता है और सभी लोग दोनों मास्टर्स की फाइट देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। शुआनवू मास्टर लू पर अटैक करता है, पर मास्टर लू उसके अटैक को रोक लेते हैं। इससे शुआनवू समझ जाता है कि मास्टर लू भी मार्शल किंग पर आ चुका है, पर तभी शुआनवू मास्टर लू का हाथ पकड़कर उन्हें फेंक देता है और बताता है कि अब भी मास्टर लू उससे बहुत कमजोर है, क्योंकि शुआनवू लेवल 3 का मार्शल किंग है। अब शुआनवू कहता है कि किंग शेन सेक्ट खत्म होने वाला है और वो बहुत बुरी तरह से मास्टर लू को मारने लगता है। मास्टर लू समझ जाते हैं कि ऐसे तो वो शुआनवू से कभी नहीं जीत पाएंगे, इसलिए उन्हें उस डिवाइन वेपन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा।